वीराना। फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़के से होती है जिसे एक विशाल गुफा के पिंजरे में कैद रखा है, जो कुछ पुजारियों और गुंडे किस्म के लोगों से घिरा हुआ है। वो उनसे रिहाई की विनती करता है और पूछता है कि वे आखिर उनसे चाहते क्या है। पुजारी बताता है कि उन्हें सिर्फ उसका खून और गोश्त चाहिए ताकि नकिता को जीवित किया जा सके। उसी क्षण एक बेहद खूबसूरत युवती के रूप में एक डायन पहुंचती है और गुफा में दाखिल होती है। फिर वह अपने गले से चमगादड़नुमा लॉकेट उतारती है और एक डरावनी शक्ल में बदलकर उस शख्स को मार डालती है। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह कुलभूषण खरबंदा को तब नजदीकी जंगल में चल रहे डायन नकिता कमल रॉय द्वारा दहशत व तबाही की खबर मालूम होती है। एक रात उनकी छोटी बेटी उनके यहाँ आकर बताती है कि गांव वालों को वहाँ एक लाश मिली है। वहाँ पहुँचने पर गांव के लोगों से घिरे उस अनजान व्यक्ति की लाश देखने मिलती है। पूछने पर बताया गया कि ऐसा जंगल में अक्सर रहस्यमय ढंग से विचरने वाली औरत का काम हो सकता है, जिसे लोग डायन कहते हैं। मगर समीर ठाकुर ऐसे चुड़ैल व शैतानों को एक कोरा अंधविश्वास बताते हैं। पर उनमें से एक व्यक्ति के मुताबिक कुछ वर्ष पहले जब वह नजदीकी शहर से गांव लौट रहा था, वह अपने रास्ते से भटक गया था और चलते चलते वह जंगल में घुसते साथ वहां एक युवती को विचरते देख लेता है, जो एक चमगादड़ में बदल जाती हो और उसके चेहरे पर हमला करती है। महेंद्र प्रताप इस मामले की तहकीकात का निश्चय करते हैं। उनके छोटे भाई समीर प्रताप विजयेंद्र घाटगे इस डायन का शिकार करने की ठानते हैं। इधर उनकी पत्नी प्रीति अपनी बेटी और भतीजी का वास्ता देकर जाने से रोकती है, लेकिन अभी वह कुछ ही सीढ़ियां उतरे थे और महेंद्र प्रताप बताते हैं कि उन्हें अपने भाई पर पूरा यकीन है और उनके पूर्वजों से जिनसे भी लोगों ने न्याय मांगी उनका पूरा सहयोग दिया। वे अपने भाई को बतौर तोहफा ओम शब्द देते हैं और उसके सौभाग्य की कामना देते हैं। ज्यों ही समीर अपनी कार पर रवाना होकर जंगल से गुजरता है, उसे एक बेहद खूबसूरत युवती मिलती है, जैसा कि उस देहाती ने उल्लेख कराया था। वह युवती समीर से कार पर लिफ्ट मांगती है। वह लोग एक पुरानी हवेली पहुंचते हैं, जिसके पीछे ही जंगलों से घिरा एक झील मौजूद है। वह समीर को अपनी मादक अदाओं से फांसती है और वह युवती साथ बाथटब में नहाने को रिझाती है। इस तरह उसका यह मन बहलाने वाला नाटक उसके साथ शारीरिक संबंध तक पहुंचता वह उसकी गर्दन से उस चमगादड़नुमा लॉकेट खींच डालता है। इसके साथ ही उस लड़की का घिनौना रूप सामने आता हो, जो खुद को डायन नकिता बताती है। समीर चूंकि उसकी कमजोरी जानता था और इसलिए वह उस ओम के जरिए लाचार करा देता है। समीर प्रताप सिंह उस डायन को गांव की सरहद तक लाते हैं और ठाकुर के आदेश पर स्थानीय लोग उसे फांसी पर लटका देते हैं। वहीं एक तांत्रिक बाबा अपने अनुचरों साथ किसी तरह देर रात लाश चुराकर वापस मंदिर ले आते हैं, जहां उसे एक पत्थर के नक्काशीदार ताबूत में रखते हैं और प्रण लेते हैं कि उसे वे नया शरीर दिलाकर रहेंगे। वह शरीर आखिर में ठाकुर महेंद्र प्रताप की बेटी ही शिकार होती है। कुछ दिन उनके खुशनुमा और शांत समय गुजरते रहते हैं। दोनों भाई घंटों अपनी खुशियों में मग्न रहते और समीर की पत्नी प्रीति भी अपनी नन्ही बच्चियों, उनके देवर की बेटी यास्मीन और सगी बेटी साहिला की प्रेमपूर्वक समान रूप से परवरिश करती। आखिर में एक रोज सुबह के वक्त छोटे ठाकुर साहब को अपनी भतीजी यास्मीन को उन्हें मसूरी के बोर्डिंग स्कूल भेजने जाते हैं। पर जब वह लोग सुनसान जंगली वीराने से गुजरते हैं, कार का इंजन गर्म पड़ जाता है और बंद होता है। अपने अंकल की बात मानते हुए छोटी यास्मीन कार पर ठहर इंतजार करती है और वो रेडिएटर के लिए पानी लेने चल पड़ते हैं। मगर तभी वह तांत्रिक बाबा झाड़ियों की ओट से बाहर आकर बच्ची को सम्मोहित करता है और उसकी फ्रॉक का टुकड़ा और बालों की लट से एक गुड़िया बनाता है। फिर उस गुड़िया को कांच की बोतल को उस डायन की कब्र तक पहुंचाता है। वहीं कार में मौजूद यास्मीन भी सम्मोहन के प्रभाव में उस मंदिर की ओर चले जाती है। इस दरमियान समीर प्रताप पानी भरे कंसतर साथ लौटते हैं और कार में बच्ची नदारद पाकर अचंभित होता है। वह निशानों का पीछा करता है और बाद में खुद को हैरान कर देने वाले ऐसे इलाके पहुंचता है जो घनी झाड़ियों से ढका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ यास्मीन उस शैतानों की मांद में दाखिल होती है और उस डायन के ताबूत निकट पहुंचती है।
तभी आश्चर्यचकित क्षण में वह डायन जाग जाती है और यास्मीन को अपने भीतर खींच लेती है। मौके पर पहुंचे समीर प्रताप बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर ताबूत को खोलने में उनको देरी पड़ जाती है। उतने ही वक्त में डायन की दुष्टात्मा अब यास्मीन के शरीर में समा जाती है। इतने में ही समीर प्रताप अपनी भतीजी को बचाने की नाकामयाबी पर असहाय होते हैं जब उस तांत्रिक के आदमी उसे घेर लेते। उसे बंधक बनाया जाता है और मार दिया जाता है। तांत्रिक वापस यास्मीन को लेकर उसके पिता ठाकुर महेंद्र प्रताप के हवेली ले चलते हैं। तांत्रिक अपनी मनगढ़ंत खबर में महेंद्र प्रताप के परिवार को बताता है उनका भाई जंगल में आए भयानक तूफान में फंस नदी में भटक कर मारा जाता है और स्वयं लापता हो जाता है। यास्मीन को उनके कमरे पहुंचाकर उसे सोने दिया जाता है। बड़े ठाकुर साहब अपने 2-3 नौकरों को उनके जिम में सौंपता है और सीढ़ियों के नीचे रुके उस तांत्रिक बाबा से मिलता है। बाबा अब ठाकुर से लौटने की इजाजत मांगता है, लेकिन ठाकुर साहब उनसे रुकने की दरखास्त करते हैं और यास्मीन की जान बचाने के एवज में उसे उसका सेवक बनाते हैं। हालांकि समीर प्रताप की पत्नी रमा विज को यास्मीन का व्यवहार अस्वाभाविक लगता है। बच्ची के व्यवहार में आए बदलाव को लेकर उसकी चाची होने के नाते वह अपने भाईसुर से उनकी बेटी में हुए अनोखे परिवर्तन के बारे में बताती है और यास्मीन इलाज के लिए किसी झाड़ फूंक वाले या डॉक्टर की सेवा लेने को मनाती है। हालांकि वो डायन जो बच्ची में धर कर चुकी थी इन बातों को सुन लेती है और देर रात को अपनी चाची प्रीति को यास्मीन के कमरे की छत वाले पंखे पर लटका कर मार देती है। महेंद्र प्रताप ठाकुर इस घटना से दहल उठते हैं। वे अपनी अनाथ हो चुकी छोटी भतीजी साहिला को मुंबई उसकी नानी घर भेजने का निश्चय करते हैं ताकि वहां वह सुरक्षित रह सके और इस मनहूस परिस्थितियों से दूर रहे। 12 सालों बाद बड़े ठाकुर को उनकी भतीजी की तरफ से उसका खत मिलता है। उन्हें ये जानकर बेहद खुशी होती है वह अपने मध्यवर्ती इम्तिहान में अव्वल श्रेणी में पास हुई है। वहीं गुजरते समय के साथ बड़ी होती यास्मीन भी एक बेहद खूबसूरत युवती में बदल जाती है, जो ज्यादातर अपने बंद कमरे में रहती और कभी कभार तो जंगलों में भटकती रहती। उसका स्वभाव बहुत मूडी हो चुका था और अपनी ही दुनिया में खोई रहती, जिसकी वजह से उसके पिता सारा वक्त चिंतित रहते। ठाकुर साहब अपनी भतीजी के इम्तिहान में सफल होने की बात बाबा को बताते हैं और उनका बड़ा मन है कि वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां चंदन नगर में गुजारने को बुलवाए। बाबा दूसरी तरफ अपने दैत्य सरीखे विश्वासी नौकर जिम्बारू को उनकी भतीजी साहिला को अगवा करने भेजते हैं ताकि वह अपने पैतृक निवास पहुंचने ही ना पाएं। और तब जिम्बारू साहिला की कार पर धावा बोलता है और उसके पीछे पड़ जाता है। उसका दूसरा चचेरा भाई सतीश शाह मदद की गुहार लगाता है। वहीं पर तब हीरो की तरह हेमंत बिरजे नाम का बलवान युवक का प्रवेश होता है और इस मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने पहुंच जाता है। वो उस जिम्बारू और उसके गुंडों को खदेड़ डालता है और साहिला को बचा लेता है। उधर वापस गांव पर यास्मीन सिटी पेट्रोल के एक नौजवान मैकेनिक विजय अरोरा से मिलती है, जो एक कुशल कार मिस्त्री है और कार की मरम्मत बड़ी दक्षता से करता है। वो उससे बेहद प्रभावित होती है और पुरानी हवेली की पीछे झील किनारे देर रात पिकनिक मनाने का न्योता देती है। जब वो शख्स वहां पहुंचता है वो उसकी खिदमत करती है और दोनों साथ में जाम पीते हैं और खाना खाते हैं। इस बड़ी हुई खुमारी के साथ वह शख्स अब यास्मीन को पाने बेचैन होता है और इसी आतुरता वह दोनों उस रात हम बिस्तर होते हैं। यहाँ यास्मीन के उभरे हुए नितंबों के दर्शाए जाने कारण फिल्म को एक वयस्क प्रमाणन पत्र मिलता है। आधी रात के कुछ वक्त बाद उस शख्स की चेतना लौटती है और जाग जाता है। वह यास्मीन की रंगहीन हो चुकी आंखें देख सिहर उठता है और पाता है कि उसकी पलकें भी झपक नहीं रही। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन वो दोबारा बिस्तर पर गिर पड़ता है। तब लड़की में बसी डायन के नियंत्रण में अपने चांदी की कटार लेकर उस आदमी को जिबा कर मार डालती है। यास्मीन मुंह अंधेरे ही जल्दबाजी में घर लौटती है। उस शख्स की लाश पुलिस को अगली सुबह बरामद होती है और पर उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती और इसकी तहकीकात भी रोक दी जाती है। उधर इस सफर में हेमंत और साहिला करीब आते हैं और दोनों साथ ही हवेली पहुंचते हैं।
ठाकुर महेंद्र प्रताप को साहिला के घर आने पर बेहद खुशी महसूस होती है और जब उनको मालूम होता है उसकी मुसीबत में हेमंत उसे बचाने पहुंचा था, आकर्षक और बहादुर युवक की इस प्रशंसा से वो भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते और उसे अपने लकड़ी के कारखाने पर एक महत्वपूर्ण पद पर काम दिलाते हैं। वो हेमंत को अपने बेटे समान ही पारिवारिक सदस्यों का हिस्सा बना लेते हैं। बावजूद रहस्यमय हत्याओं का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे ही एक शाम यास्मीन एक नशे में धुत व्यक्ति से कार की लिफ्ट मांगती है और तब कुछ फासले पर डायन की आत्मा उस व्यक्ति की गर्दन फाड़कर मार डालती है। एक रात साहिला अपनी दीदी यास्मीन से उनके पुराने कमरे में साथ सोने की इच्छा जताती है और जल्द ही उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वो अपनी दीदी से भयभीत होती है और अपने अंकल महेंद्र प्रताप और हेमंत से इसका जिक्र करती है। ठाकुर महेंद्र प्रताप तय करते हैं कि वो अपनी बेटी यास्मीन के मानसिक मूल्यांकन के लिए अपने दोस्त से मिलेंगे जो स्वयं एक मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर अपनी सम्मोहन विद्या से यास्मीन के अतीत में घटित घटनाओं का ब्यौरा लेते हैं और वो बिल्कुल अलग ही शख्सियत में बदल जाती है। उसकी बोली बदल जाती है और धमकी भरे लहजे में कहती है कि वह ठाकुर खानदान के हर एक सदस्य को मारकर अपना बदला लेकर रहेगी। ठाकुर महेंद्र प्रताप शुरुआत में डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन डॉक्टर द्वारा रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्डर टेप सुनने पर उनको विश्वास हो जाता है कि उनकी बेटी पर उस दुष्टात्मा का साया पड़ चुका है। बावजूद ठाकुर के खानदान से पुराने संबंध और गहरी दोस्ती के नाते डॉक्टर उनसे वायदा करता है कि वो जरूर ठहरेगा और उनकी बच्ची का इलाज करके रहेगा। वहीं डॉक्टर पहले तो साहिला के दोस्त हेमंत से यास्मीन के करीब आने की नाटक रचने को कहते हैं ताकि सच्चाई पर रोशनी डाली जा सके, मगर यह प्रयास भी व्यर्थ चला जाता है। तथापि एक रात उनको यास्मीन के कमरे से अजीबोगरीब साए और धुएं आते दिखते हैं। डॉक्टर उस तरफ चल पड़ता है और उनको उस डायन का निहायत ही खौफनाक सूरत देखने मिलता है। वह ठाकुर साहब से इस बारे में आगाह करते हैं, मगर वो ही उनकी बातों पर भरोसे से इनकार करते हैं। डॉक्टर तब अपनी जान बचाने वास्ते उनके घर से भाग निकलते हैं, मगर उसी राह में घर का खानसामा रघु भी उसका मजाक उड़ाता करता है जब हवेली छोड़ रहा था। इस हड़बड़ाहट में डॉक्टर रघु को भी परे हटाते हुए हवेली से निकल जाता है, जहां बालकनी पर मौजूद यास्मीन के चेहरे पर बहुत अजीब ढंग से विजयी मुस्कान चमकती है। वहीं डॉक्टर गांव के रास्ते अपनी कार को खतरनाक ढंग से भगाता है। इस जल्दबाजी के उलझन में वो एक पेड़ से टकराता है और खुद को उस जंगल में अकेला पाता है। वह डायन जो वहां लेटी उसके पहुंचने के इंतजार कर रही थी, अचानक ही काले साए की तरह प्रकट होती है और डॉक्टर भी होश में आने उसे देखकर भय से आंखें फट पड़ती है। फिर उसके शरीर को बेधते हुए बड़ी क्रूरता से मार डालती है। उधर वह नौकर रघु भी अगला शिकार होता है। जब वह डायन से खौफजदा होकर हवेली जाने के बजाय कारखाने में रात बिताने का मन बनाता है और उसी रात उसकी मौत होती है। तब हेमंत और साहिला व उसका चचेरे भाई सतीश इस मुसीबत को खत्म करने का विचार करते हैं, जिसमें बाबा के मुद्दों को भी उठाया गया। हेमंत तब उस बाबा का पीछा करने का निश्चय करता है जहां साहिला के साथ छिपकर निकलता है। इस तरह पीछा करते हुए वह लोग वीराने तक पहुंच जाते हैं, मगर जल्दी वह लोग पकड़े जाते हैं और साहिला को अपने पिता समीर प्रताप को जिंदा देख खुशी होती है। सतीश इन वक्त में पहुंच जाता है, जो वीराने तक पीछा करता हुआ उनकी जान भी बचाता है। और तब समीर सीधे अपने घर भाई साहब से मिलने बच्चों संग चल पड़ते हैं। ठाकुर महेंद्र अपने प्रिय भाई को सही सलामत पाकर बेहद रोमांचित होते हैं। तब साहिला और हेमंत उस बाबा से जुड़े साजिशों का बयान देते हैं और समीर अपने भाई को सूचित करते हैं कि बाबा ने सिर्फ यास्मीन के शरीर में उस दुष्ट डायन की आत्मा को पनाह देने में मदद की है और अब वही रातों की खतरनाक मुसीबत बन चुकी है। इसी मध्यांतर में बाबा अमावस्या की रात यास्मीन की जान लेने की योजना बनाते हैं ताकि डायन को दोबारा जीवित किया जाए और अमर किया जाए। वह यास्मीन को हवेली से उठाकर शैतानी मांडले चलता है और उसकी बलि चढ़ाने के लिए हवन यज्ञ का इंतजाम करता है, पर जल्द ही उसका परिवार उस क्षण तक पहुंच जाता है। फिर यास्मीन के शरीर से डायन को छुड़ाने के लिए वे उस बोतल में बंद अभिमंत्रित वुडू गुड़िया नष्ट कर डालते हैं।
मगर इस बदकिस्मती से बड़े ठाकुर को अपनी बेटी की खुशियों और लंबे वक्त तक चले जीवन की लड़ाई वह हार बैठते हैं। परिवार लगभग क्षणिक शोक में डूब ही जाता है और तभी न जाने वह डायन बेहद कपटपूर्ण ढंग से अपने शरीर समेत जाग उठती है, मगर पवित्र ओम के चिन्ह से वे उसे दोबारा कब्र में बंद भी करा डालते हैं। तब ठाकुर परिवार और सारे गांव वाले उस ताबूत को भगवान शिव के मंदिर ले चलते हैं। ताबूत को मंदिर भीतर प्रांगण में लाया जाता है और समीर प्रताप उसे हेमंत की मदद से खुलवाते हैं। दोनों लड़कियों को बाहर ही रखा जाता है। डायन अपने ताबूत से बाहर आती है और खुद को भगवान महाशिव के सामने पाकर भयभीत हो उठती है। वो दर्द से चीख पड़ती है और मंदिर से भागने की कोशिश करती है, मगर अपनी सारी शक्तियां गंवा बैठती है और जमीन पर पछाड़कर गिर पड़ती है। कुछ एक पलों बाद वह जलने लगती है और लगभग हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इस तरह बचे हुए ठाकुर परिवार और हेमंत एक नई एवं सुखद जीवन की शुरुआत करते हैं।